Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss the most important and highly expected questions and topics of BPSC 102 for the June 2026 IGNOU exam. So let's get started. Constitution, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सबसे बड़ा और मुख्य कानून सुप्रीम लॉ है। देश का हर दूसरा कानून इसके रूल्स के मुताबिक ही बनता है। देश का हर दूसरा कानून, जो भी कानून नया बनता है वो इसके अकॉर्डिंग ही बनता है। ठीक है। अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को पूरी तरह तैयार करके एक्सेप्ट किया था। इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मानते हैं। एनफोर्स्ड 26 जनवरी 1950। इस दिन से संविधान पूरे देश में लागू मतलब लीगल इफेक्ट में हुआ था। इस खुशी में हर साल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान का ड्राफ्ट मतलब रफ डिज़ाइन और स्ट्रक्चर तैयार करने वाली कमेटी के हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। संविधान बनाने के लिए जो असेंबली बनी थी उसके सबसे पहली मीटिंग इस तारीख को हुई थी। किस तारीख? 9 दिसंबर 1946 में। यहाँ से संविधान बनाने का काम शुरू हुआ था। प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या इंडेक्स होता है। ये लाइंस दिखाती हैं कि संविधान को ताकत और अथॉरिटी इंडिया की पब्लिक से मिलती है। ठीक है। कीवर्ड्स: सोवेरियन, इंडिया एक आज़ाद देश है। इसके ऊपर किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं है। इंडिया अपने डिसीजंस खुद से लेता है। ठीक है। सोशलिस्ट, देश की वेल्थ और रिसोर्सेज पर सबका बराबर हक होगा। गवर्नमेंट अमीर और गरीब के बीच का गैप को कम करने की कोशिश करेगी। सेकुलर, देश का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट के लिए सभी धर्म बराबर हैं। डेमोक्रेटिक, देश के लीडर्स को जनता खुद वोट देकर चुनती है। ये जनता की सरकार होती है। रिपब्लिक, देश का जो सबसे बड़ा हेड प्रेसिडेंट होता है वो किंग नहीं होता। उन्हें एक फिक्स टाइम के लिए चुना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स: जस्टिस, इसका मतलब है न्याय। देश के हर सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पर बिना किसी भेदभाव के बराबर न्याय मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लिबर्टी, इसका मतलब है आज़ादी। हर सिटीजन को सोचने, एक्सप्रेस करने और अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। इक्वालिटी, इसका मतलब है बराबरी। कानून की नज़र में सब इक्वल हैं। किसी को भी उसके जेंडर के, कास्ट या रिलीजन की वजह से अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी, इसका मतलब है भाईचारा, ब्रदरहुड। ये देश के सभी लोगों के बीच एकता और देश की अखंडता को बढ़ावा देता है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार दिए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, सभी सिटीजन्स कानून के सामने बराबर हैं और सबको बराबर प्रोटेक्शन मिलती है। राइट टू फ्रीडम, इसमें बोलने की आज़ादी, कहीं भी घूमने की आज़ादी और कोई भी बिजनेस करने की आज़ादी शामिल है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी से ज़बरदस्ती पैसों के काम करवाना जैसे बॉन्डेड लेबर या बच्चों से मजदूरी करवाना कानून के खिलाफ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर व्यक्ति अपने पसंदीदा धर्म चुन सकता है, उसे फॉलो कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज़ मतलब कम गिनती वाले लोग जो अपनी भाषा, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचा कर रखें और अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का हक है उनको। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा कहा था, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे राइट्स बेकार हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब DPSP पार्ट 4। ये गाइडलाइंस हैं जो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान में रखनी होती हैं। पर्पस: वेलफेयर स्टेट, देश के एक कल्याणकारी राज्य बनाना जहां सबका भला हो। सोशल जस्टिस, समाज के हर वर्ग को बराबर मौका और इंसाफ मिले। इक्वल पे, एक जैसा काम करने के लिए मैन और वुमेन को दोनों को बराबर सैलरी मिले। एजुकेशन एंड हेल्थ, सभी के लिए अच्छी पढ़ाई और मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, देश के जंगल, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को बचा कर रखना। नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, अगर गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स को पूरा नहीं कर पाती तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़,
एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ये ड्यूटी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था। ये हर सिटीजन की देश के प्रति जिम्मेदारियां जैसे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना दिखाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट टोटल 11 ड्यूटीज़। आज के समय में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11th ड्यूटी को 2002 में ऐड किया गया था जो बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी हुई है। रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हर सिटीजन का कर्तव्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करे। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, हमें देश के फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को बचाकर रखना है और उनकी देखभाल करनी है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी या जनता की संपत्ति जैसे ट्रेन्स, बसेज और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है और हिंसा से दूर रहना है। प्रमोट हार्मनी, देश के सभी लोगों के बीच बिना किसी धर्म, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव के भाईचारा और मेलजोल बढ़ाना है। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है, लॉ मेकिंग बॉडी है। इसके 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं। प्रेसिडेंट देश के हेड होते हैं, उनके साइन के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। लोकसभा, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, जहां जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। राज्यसभा, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, जो देश के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा, इसको पार्लियामेंट का निचला सदन मतलब लोअर हाउस भी कहा जाता है या पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन, इसके मेंबर्स जैसे एमपीज को देश की जनता सीधे वोटिंग के जरिए चुनती है, जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं। टर्म 5 ईयर्स, लोकसभा के टेन्योर 5 साल का होता है। इसके बाद ये डिसॉल्व हो जाती है और नए इलेक्शन होते हैं। कंट्रोल्स गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ही पावर में रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल हो। पासिस मनी बिल, पैसे से जुड़े सारे मुख्य कानून या बजट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पहले पास किए जा सकते हैं। इसमें लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। राज्यसभा मतलब अपर हाउस, इसको पार्लियामेंट का उचला सदन अपर हाउस भी कहा जाता है या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। परमानेंट हाउस, ये हाउस कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होता। इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स आते हैं। मेंबर टर्म 6 ईयर्स। राज्यसभा के एक मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। रिप्रेजेंट स्टेट्स, इसके मेंबर को जनता सीधे नहीं चुनती बल्कि अलग अलग स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स चुनते हैं ताकि स्टेट्स की बात पार्लियामेंट में रखी जा सके। ठीक है, फिर क्या है? प्रेसिडेंट इंडिया के सबसे बड़े ऑफिशियल होते हैं। उनके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट को इंडिया का फर्स्ट सिटीजन और नॉमिनल हेड कहा जाता है। देश के सारे का सरकारी काम उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसके लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करते हैं। गिव असेंट टू बिल्स, पार्लियामेंट से कोई भी बिल पास होने के बाद तब तक कानून नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन न कर दे। प्राइम मिनिस्टर देश के सबसे पावरफुल लीडर होते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट इंडिया की तीनों नए सेनाओं आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सबसे बड़े चीफ या कमांडर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर देश के सबसे पावरफुल लीडर होते हैं। उन्हें रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है क्योंकि असली पावर्स उन्हीं के पास होती हैं। फंक्शंस, हेड्स गवर्नमेंट, पीएम देश की सरकार के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं। गवर्नमेंट के सारे मुख्य फैसले उन्हीं की देखभाल में लिए जाते हैं। लीड्स कैबिनेट, पीएम प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स की टीम को चुनते हैं और उनकी मीटिंग को लीड करते हैं। वो तय करते हैं कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस, डिफेंस मिलेगा। एडवाइजर्स प्रेसिडेंट को कोई भी बड़ा काम या अपॉइंटमेंट करने के लिए पीएम और उनकी कैबिनेट की सलाह जरूरी होती है। मेक्स पॉलिसीज, देश की तरक्की के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स और पॉलिसीज जैसे टैक्स, एजुकेशन या फॉरेन पॉलिसीज बनाने में पीएम का सबसे मुख्य रोल होता है। जुडिशरी देश का कोर्ट सिस्टम है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। स्ट्रक्चर, इंडिया में एक इंटीग्रेटेड कोर्ट स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ऊपर से नीचे तक रैंकिंग कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट, ये पूरे देश का सबसे बड़ा और आखिरी कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है। इसका फैसला सबको मानना पड़ता है। हाई कोर्ट,
ये स्टेट लेवल पर सबसे बड़े कोर्ट होते हैं। जैसे हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये ज़िला लेवल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जहां आमने सामने के केसेस सबसे पहले लड़े जाते हैं। फंक्शंस: प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी यह ध्यान रखती है कि सरकार कोई ऐसा कानून न बनाए जो संविधान के खिलाफ हो। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी आम नागरिक के मूल अधिकार छीने जाते हैं तो कोर्ट्स उन्हें वापस दिलवाते हैं। जुडिशियल रिव्यू: अगर पार्लियामेंट कोई गलत कानून पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को चेक करके रद्द कर सकता है। सेटल सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच या दो अलग अलग स्टेट के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसे सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर पार्लियामेंट या कोई स्टेट असेंबली ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को चेक करके इनवैलिड कर सकते हैं। फेडरलिज्म मीनिंग डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इसका मतलब है देश में पावर्स को एक जगह रखने की जगह दो लेवल्स पर बांट देना, एक पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया हैज़ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया का फेडरल सिस्टम ऐसा है जिसमें स्टेट्स के पास अपनी पावर्स तो हैं पर ज़्यादातर बड़े और मुख्य फैसले में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। इसको क्वासी फेडरल भी कहते हैं। 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में कानून बनाने की पावर्स को 3 अलग अलग लिस्ट में बांटा गया है। यूनियन लिस्ट: इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। डिफेंस: देश की सुरक्षा और आर्मी से जुड़े सारे फैसले सेंट्रल लेता है। रेलवेज: पूरे इंडिया की रेलवे नेटवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। करेंसी: नोट छपाने और देश के पैसा कंट्रोल करना आरबीआई और सेंटर के काम है। फॉरेन अफेयर्स: दूसरे देशों के साथ रिश्ते और डील सिर्फ सेंटर तैयार करता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट: इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का हक आमतौर पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। पुलिस: हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, जैसे यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, वो जो वहाँ की लॉ और ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर: खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लोकल पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ: स्टेट के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और सफाई का इंतजाम देखना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। कॉन्करेंट लिस्ट: इस लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अगर दोनों के कानून में कोई टकराव हो तो सेंटर का कानून माना जाता है। एजुकेशन: पढ़ाई लिखाई से जुड़े बड़े फैसले जैसे सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स दोनों देख सकते हैं। मैरिज: शादी और डिवोर्स से जुड़े कानून इसमें आते हैं। फॉरेस्ट: जंगल और वनस्पति की देखभाल दोनों गवर्नमेंट्स करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी: बिजली सप्लाई और ग्रिड से जुड़े मामले दोनों के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इमरजेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में 3 तरह के इमरजेंसी प्रोविजंस दी गई हैं जिन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ये तब लगाई जाती है जब पूरे देश या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो। इसके 3 मुख्य रीजंस होते हैं। वॉर: जब इंडिया किसी दूसरे देश के साथ ऑफिशियली युद्ध चल रहा हो। एक्सटर्नल एग्रेशन: जब कोई दूसरा देश बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के इंडिया पर हमला कर दे। आर्म्ड रेबिलियन: जब देश के अंदर ही कुछ लोग या ग्रुप्स हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। पहले इसकी जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था। ठीक है, अब अब आर्म्ड रेबिलियन है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, मतलब राष्ट्रपति शासन। फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट: जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक काम नहीं कर पाती या वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट जाती है तो गवर्नर की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर सीधे अपने अंडर कंट्रोल ले लेती है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल क्राइसिस: जब देश की अर्थव्यवस्था या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा खतरा हो, उस दौरान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और जजेस की सैलरीज भी कम की जा सकती हैं। इंडिया में आज तक एक बार भी फाइनल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, शेड्यूल्स। 5th शेड्यूल, ये शेड्यूल देश के अलग अलग स्टेट्स में रहने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से जुड़ा है ताकि उनके कल्चर और ज़मीन को बचाया जा सके। 6th शेड्यूल,
ये शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 4 स्पेसिफिक स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज़ के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रूल जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाता है। ये रूल सिर्फ इन 4 स्टेट्स पर अप्लाई होते हैं। इन्हें याद रखने के लिए ट्रिक है AMTM और ATMM, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब है ग्राउंड लेवल पर जनता को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के लिए पावर देना। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज, ये कानून गाँव में लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए लाया गया था। इसके 3 लेवल्स होते हैं। ग्राम पंचायत, ये सबसे नीचे या विलेज लेवल पर होती है जिसका हेड सरपंच होता है। पंचायत समिति, ये बीच का लेवल होता है जो कई सारे गाँवों को मिलाकर ब्लॉक लेवल पर बनता है। ज़िला परिषद, ये सबसे ऊपर का लेवल होता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। 74th अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज़, ये कानून शहरों में लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए लाया गया था। शहर के साइज़ के हिसाब से इसके 3 पार्ट्स होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम, ये बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में होता है जिसका हेड मेयर होता है। म्यूनिसिपल काउंसिल मतलब नगर पालिका परिषद, ये छोटे या मीडियम साइज़ के शहरों में काम करती हैं। नगर पंचायत, ये उन इलाकों में होती है जो गांव से शहर में बदल रहे हों, ट्रांजिशनल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं? एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताओं को समझाएं, हमें ये पूछा गया है, ठीक है। कौन सी है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान पूरी तरह से लिखा हुआ है, जैसे अमेरिका का है, यूके का अनरिटन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और डिटेल्ड संविधान है क्योंकि इसमें सेंटर और सारे स्टेट्स के रूल एक साथ लिखे हैं। फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, देश में सेंटर और स्टेट दोनों सरकार हैं पर ज़्यादातर बड़ी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम है जहां जनता प्राइम मिनिस्टर और MPs को चुनती है और गवर्नमेंट पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देश के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिल्कुल आज़ाद हैं, उन पर सरकार या नेताओं का कोई भी कंट्रोल नहीं है। सेकुलर स्टेट, देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, सरकार की नज़र में सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है। फंडामेंटल राइट्स, ये सिटीजन को बेसिक मूल अधिकार देता है ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। DPSP, ये गवर्नमेंट को अच्छे कानून और स्कीम्स बनाने के लिए गाइडलाइंस देता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये देशों के प्रति सिटीजन्स की जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, देश के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है बिना किसी भेदभाव के वोट देने का बराबर अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है जो ये बताता है कि संविधान का मेन मकसद क्या है। डिक्लेयर्स ऑब्जेक्टिव्स, ये देश के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को क्लियर करता है। डिस्क्राइब्स इंडिया नेचर, ये बताता है कि इंडिया एक सोवेरियन मतलब आज़ाद, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणतंत्र देश है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स। बेसिक राइट्स फॉर फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये बेसिक राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर नागरिक को देता है ताकि वो आज़ादी और सम्मान के साथ जी सके। 6 फंडामेंटल राइट्स, हमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एट्सेट्रा। एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, अगर कोई भी आपके इन राइट्स को छीनता है आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपको ये राइट्स वापस दिलवाएगा। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। ये एनफोर्सेबल हैं यानी इनके वायलेट होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब एक नागरिक के अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं। नेचर, ये नागरिकों के लीगल राइट्स मतलब कानूनी अधिकार हैं, ठीक है। DPSP, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। ये नॉट एनफोर्सेबल है मतलब इनका पूरा ना होने पर भी कोर्ट आप नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं ताकि वो जनता के भले के लिए कानून बनाए। ये सरकार के लिए मॉरल गाइडलाइंस मतलब नैतिक निर्देश हैं।
एक्सप्लेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये देश के नागरिकों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब नैतिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना और देश की प्रॉपर्टी को बचाकर रखना। 42nd अमेंडमेंट 1976, इन्हें शुरुआत में नहीं बल्कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए संविधान में जोड़ा गया था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, आज के समय में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। फंक्शंस, पार्लियामेंट के मुख्य काम क्या है? मेकिंग लॉज, देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानून बदलना। अप्रूविंग द बजट, देश के सालाना बजट और पैसे के खर्चे को अप्रूव करना। होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट से सवाल जवाब करके उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है लोकसभा का, मतलब निचला सदन कहा जाता है उसको। इसके मेंबर्स को जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है वोटिंग से। इसका टर्म 5 साल होता है, फिर ये डिसॉल्व हो जाती है। ये मनी बिल्स को पास करती है, असली पावर इसके पास है। ठीक है, फिर क्या की राज्यसभा, इसको अपर हाउस कहते हैं, मतलब उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहा जाता है। इसके मेंबर्स को एमएलएस द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ये एक परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता। मनी बिल्स में इसका लिमिटेड रोल होता है, सिर्फ 14 डेज का डिले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट पीएम के रूप में चुनते हैं। सम्मन्स पार्लियामेंट के सेशन शुरू करने और उसे बुलाने का ऑर्डर प्रेसिडेंट देते हैं। गिव्स असेंट टू बिल्स, दोनों हाउसेस के पास दोनों के बाद बिल पर प्रेसिडेंट के साइन ज़रूरी हैं, तभी वो कानून बनता है। डिक्लेयर एमरजेंसी, देश में किसी संकट के समय नेशनल, स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, वो इंडिया की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के सबसे बड़े चीफ होते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। रियल एग्जीक्यूटिव, असली सरकारी शक्तियां पीएम के पास होती हैं, जबकि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। हेड्स द गवर्नमेंट, पीएम देश की सरकार को चलाते हैं और मुख्य डिसीजन लेते हैं। लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स की टीम को डायरेक्ट करते हैं और उनके डिपार्टमेंट्स तय करते हैं। फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज, देश की ग्रोथ के लिए नई नई स्कीम्स और पॉलिसीज पीएम की आगवाही में बनती हैं। एडवाइजर्स द प्रेसिडेंट, सरकार के सारे बड़े कल्याणकारी कामों और अपॉइंटमेंट्स पर प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर और उनकी वो कैबिनेट मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक स्पेशल पावर है। डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सप्लेन इंडियन फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर्स, इंडियन फेडरलिज्म देश की पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटता है। 3 लिस्ट, ये बंटवारा 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए किया गया है। फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडिया के फेडरल देश हैं पर किसी भी इमरजेंसी या बड़े कानून के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द 3 इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देश पर संकट आने पर 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ये पूरे देश या उसके किसी बड़े हिस्से में युद्ध या किसी दूसरे देश के हमले मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन के समय लगाई जाती है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट कानून और संविधान के मुताबिक काम करने में फेल हो जाती है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये देश में बहुत बड़े आर्थिक संकट के समय लगाई जाती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के समय लगाई जाती है। एक्सप्लेन पंचायती राज सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये गांव के लोगों को खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर देता है। एस्टैब्लिश्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको 1992 में 73rd अमेंडमेंट के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 3 लेवल्स, ग्राम पंचायत सबसे छोटा लेवल जो विलेज के लिए होता है, पंचायत समिति बीच का लेवल जो ब्लॉक लेवल पर काम करता है, जिला परिषद सबसे बड़ा और टॉप लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। डिफरेंस बिटवीन पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी। पंचायती राज
ये रूरल एरिया, गांव और देहात के लिए होता है। इसको 73rd अमेंडमेंट के से लाया गया है। ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरियाज में होता है, 73rd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था। टाउन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, ठीक है। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, इससे गांव और शहर के आम लोग खुद सरकार के कामों में हिस्सा ले पाते हैं। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक लोकतंत्र को मजबूत करता है। इम्प्रूव लोकल डेवलपमेंट, इससे रास्ते, पानी और साफ सफाई जैसी लोकल दिक्कतों का जल्दी और अच्छा विकास होता है। इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जब फैसला जनता के सामने लोकल लेवल पर होते हैं तो भ्रष्टाचार कम होता है और काम में सफाई आती है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रिमेंबर, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में, और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पंचायत पार्ट 9, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट म्यूनिसिपैलिटी पार्ट 9A, ठीक है। ये आगे लास्ट मिनट रिवीजन जो भी आप ये सब कुछ देख लेना। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने कवर कर लिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।